इस हफ्ते के एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं हर्ष वोरा और इस वीडियो में हम पिछले हफ्ते रिलीज हुए मैक्रो इकोनॉमिक डेटा को सिंप्लीफाई करेंगे और साथ साथ उस डेटा के इम्पैक्ट को बारीकी से एनालाइज करेंगे। अब पिछले हफ्ते आप देखो तो ग्लोबली, चाहे वो जर्मनी हो, जापान हो, साउथ कोरिया हो, चाइना हो, यूएस हो या इंडिया हो, सारे मार्केट्स काफ़ी वॉलेटाइल रहे हैं। अब इस वॉलेटिलिटी का एक गेज, एक मापक है S&P 500 विक्स। विक्स यानी कि वॉलेटिलिटी इंडेक्स। S&P 500 विक्स इंडेक्स को आप देखो तो पिछले हफ्ते उसने हाई लगाया था ऑलमोस्ट 65 का। इतना वो लास्ट तब बढ़ा था जब 2020 में पैंडेमिक का समय था। तो पैंडेमिक के बाद यानी कि 4 साल बाद पहली बार वॉलेटिलिटी इंडेक्स ने 65 का हाई लगाया है, जिसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं मार्केट पार्टिसिपेंट्स को ऐसा लग रहा है कि नेक्स्ट 30 डेज में ग्लोबली इक्विटी मार्केट्स काफ़ी अस्थिर रह सकते हैं। अब पिछले हफ्ते निफ्टी ने भी इस वीडियो की रिकॉर्डिंग की तारीख तक ऑलमोस्ट 4.7% की गिरावट दिखाई थी। इसका रीज़न क्या है? एक रीज़न तो हो सकता है जियोपॉलिटिकल रिस्क, क्योंकि इसराइल और ईरान के बीच में कॉन्फ्लिक्ट जो है वो काफ़ी बढ़ रहे हैं। लेकिन डेटा वाइज हम देखें तो यूएस इकोनॉमी में जॉब क्रिएशन, वहाँ जो बोलते हैं यूएस नॉन फार्म पेरोल, तो नॉन फार्म पेरोल डेटा है वो एक्सपेक्टेशन से काफ़ी कम आया है। यूएस में जॉब्स क्रिएशन की एक्सपेक्टेशन ये थी कि यूएस में ऑलमोस्ट 1,75,000 जॉब्स क्रिएट होंगे जुलाई में, लेकिन उसकी अगेंस्ट में सिर्फ 1,14,000 जॉब्स क्रिएट हुए हैं। इसके सामने अनएम्प्लॉयमेंट रेट यूएस में देखें तो 4.3% से बढ़ी है जुलाई में, जो कि अक्टूबर 2021 के बाद सबसे हाईएस्ट है। तो एक तरफ तो जॉब ग्रोथ स्लो हो रही है, सामने अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है। तो यूएस फेड ने क्या किया लास्ट हफ्ते कि अपनी जो फेड रेट है, इंटरेस्ट रेट, वो स्टेबल रखा है। लेकिन मिड सितंबर में जब यूएस फेड वापस मिलेगी तो एक्सपेक्टेशन ये है 100% प्रोबेबिलिटी के साथ कि फेड रेट कम करेगी यूएस सेंट्रल बैंक। ऑलमोस्ट 22% प्रोबेबिलिटी ये है कि 50 बेसिस पॉइंट यानी कि 0.5% से फेड रेट कम होगा यूएस में। तो यूएस इकोनॉमी की सिचुएशन कुछ टफ है। ऐसा लग रहा है कि यूएस इकोनॉमी शायद रिसेशन में जा सकती है। उसके सामने आप बैंक ऑफ इंग्लैंड देखो तो बैंक ऑफ इंग्लैंड ने तो अपना बैंक रेट ऑलरेडी 0.25% से लास्ट हफ्ते कम किया। तो पहले इंग्लैंड में इंटरेस्ट रेट 5.25% हुआ करता था, उसको कम करके बैंक ऑफ इंग्लैंड ने 5% कर दिया है। अब जापान की अगर बात करें तो जापान में सिचुएशन कुछ ऐसी है कि वहाँ जीडीपी ग्रोथ रेट कम हो रही है और सामने इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। अब सेंट्रल बैंक्स को आइडियली आप देखो तो ये सिचुएशन चाहिए होती है कि जीडीपी ग्रोथ बढ़े और साथ साथ इन्फ्लेशन भी कंट्रोल में रहे, लेकिन जापान में सिचुएशन उल्टी है। जापान में फर्स्ट क्वार्टर यानी कि जनवरी, फरवरी और मार्च मंथ में जीडीपी ग्रोथ ऑलमोस्ट 0.5% से कम हुई थी, गिरी थी। इसके सामने जून में अगर आप इन्फ्लेशन रेट जापान में देखो तो 2.8% से बड़ा है। जापान में ऑलमोस्ट 2022 से इन्फ्लेशन अबाउट 2% रहा है, जो कि जापान के लिए काफ़ी हाई है। तो जापान की सेंट्रल बैंक ने क्या किया, उन्होंने अपना इंटरेस्ट रेट जो है वो 0.25% कर दिया है। जापान में नॉर्मली 0 to 0.1% इंटरेस्ट रेट हुआ करता था। 2016 में तो जापान में नेगेटिव इंटरेस्ट रेट हो गया था, यानी कि आपको पैसे डिपॉजिट करने के लिए पे करना पड़ता था बैंक को। तो जापान में सिचुएशन 2016 में ऐसी थी। अब जापान में इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया है, तो 0.25% कर दिया है। तो इसका इम्पैक्ट क्या हुआ है कि जापान की करेंसी येन जो है वो स्ट्रांग हुई है। वो स्ट्रांग क्यों हुई है? क्योंकि जापान में जब इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे तो फॉरेन इन्वेस्टर्स जापान में डिपॉजिट करेंगे अपने पैसे। फॉरेन इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करेंगे जापान में पैसे। अब इन्वेस्ट करेंगे तो उनको नेचुरली इन्वेस्ट करने के लिए डॉलर्स बेच के येन खरीदना पड़ता है। येन खरीदेंगे तो येन की डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो येन स्ट्रांग होगा। तो जापान में येन स्ट्रांग हो रहा है और इसके साथ साथ अगर येन स्ट्रांग होगा तो नेचुरली उसका इम्पैक्ट क्या होता है, जापान की जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनीज है, चाहे आप सोनी पकड़ लो या होंडा पकड़ लो या टोयोटा पकड़ लो या निसान पकड़ लो, तो ये सब कंपनीज जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है उनको उनके जो रेवेन्यूज है वो कम होंगे, क्योंकि उनको अपनी सर्विसेज जब एक्सपोर्ट करेंगे वो तो उनको येन कम मिलेगा, राइट। तो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनीज को थोड़ा धक्का लग सकता है। और आप अगर इन कंपनीज के स्टॉक प्राइसेस भी देखो, चाहे आप निसान का देखो, चाहे टोयोटा का देखो या होंडा का देखो, इन सारे कंपनीज के स्टॉक प्राइसेस ऑलमोस्ट 30 to 40% कम हुए हैं मार्च के बाद। मार्च के बाद क्यों? क्योंकि मार्च में भी जापान ने इंटरेस्ट रेट बढ़ाया था। तो जापान में
इंटरेस्ट रेट बढ़ा है। अब यूरो की हम बात करें तो यूरो एरिया में भी सिचुएशन कुछ जापान जैसी ही है। यूरो एरिया में जीडीपी ग्रोथ रेट जो है उसका एस्टिमेट जून क्वार्टर में यानी कि अप्रैल में और जून महीनों में 0.6% आया है, यानी कि यूरो एरिया की जीडीपी जो है वो सिर्फ 0.6% से बढ़ी है। उसके अगेंस्ट में आप इन्फ्लेशन रेट देखो यूरो एरिया में, तो इन्फ्लेशन रेट 2.6% चल रहा है, जो कि 0.1% ज़्यादा है पिछले साल के कंपैरिजन में। तो यूरो एरिया में जीडीपी ग्रोथ रेट कम हो रही है, साथ साथ इन्फ्लेशन बढ़ा हुआ है। तो यूरो एरिया में भी अब सेंट्रल बैंक थोड़ी कंफ्यूज्ड है कि अब आगे जाके क्या करना। अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे तो यूरो एरिया में डिमांड स्लो हो जाएगी, इकोनॉमिक ग्रोथ और कम हो सकती है। अगर इंटरेस्ट रेट कम करेगी तो इन्फ्लेशन बढ़ सकता है। तो यूरो एरिया में भी सिचुएशन कुछ जापान जैसी है। तो ग्लोबली ये सब डेवलपमेंट्स जो है वो मार्केट्स को शायद कहीं ना कहीं जिटर दे रहे हैं, शायद कहीं ना कहीं डर दे रहे हैं, जिसकी वजह से मार्केट्स काफ़ी अस्थिर चल रहे हैं अभी। अब चलते हैं हम सर्विसेज ट्रेड की ओर। अब सर्विसेज ट्रेड की अगर हम बात करें तो जून में इंडिया में सर्विसेज का जो इम्पोर्ट है वो 4% से कम हुआ है। इसके सामने सर्विसेज का जो एक्सपोर्ट है इंडिया में वो बढ़ा है 4% से। नेट अगर हम देखें तो सर्विसेज ट्रेड करीब 13% से बढ़ा है जून में ईयर ऑन ईयर। अब इसके सामने हम गुड्स मर्केंडाइज का ट्रेड देखें तो उसका ट्रेड डेफिसिट जो है वो 10% से बड़ा है, यानी कि इंपोर्ट्स माइनस एक्सपोर्ट्स उसका जो डिफरेंस है वो 10% से बड़ा है जून में। तो सर्विसेज ट्रेड हमारे अच्छे चल रहे हैं, ऑलमोस्ट 13% से बड़े हैं, लेकिन गुड्स मर्केंडाइज का जो ट्रेड डेफिसिट है वो भी 10% से बड़ा है। गुड्स मर्केंडाइज का ट्रेड वीक चल रहा है। तो सर्विसेज ट्रेड और गुड्स का ट्रेड वो दोनों अपने आप को इवन आउट कर रहे हैं, बैलेंस आउट कर रहे हैं। तो नेट अगर हम देखें तो इंडिया का जो ट्रेड डेफिसिट है वो फ्लैट रहा है, ऑलमोस्ट $22 बिलियन। ठीक है, तो अब चलते हैं हम मानसून की ओर। अब मानसून की हम बात करें तो पूरे इंडिया में बारिश काफ़ी अच्छी गिरी है जून महीने में, ऑलमोस्ट लॉन्ग टर्म एवरेज जो है उससे 4% ज़्यादा। अब ये तो हो गई नेशनल लेवल पे, लेकिन नेशनल लेवल पे अगर हम सेग्रीगेशन देखें तो साउथ इंडिया में बारिश नॉर्थ इंडिया से काफ़ी ज़्यादा गिरी है। साउथ इंडिया में भी केरला में देखें तो बारिश कम गिरी है, और नॉर्थ इंडिया में अगर हम राजस्थान में देखें तो बारिश थोड़ी ज़्यादा गिरी है। अब पंजाब में हम देखें तो पंजाब में लॉन्ग टर्म एवरेज की कंपैरिजन में ऑलमोस्ट 40% कम बारिश गिरी है। लेकिन चूंकि पंजाब एक वेल इरिगेटेड स्टेट है तो पंजाब में इतने इश्यूज नहीं रहने चाहिए। लेकिन ईस्टर्न यूपी, बिहार और उड़ीसा, ये 3 स्टेट्स में बारिश कम हुई है लॉन्ग टर्म एवरेज के कंपैरिजन में। तो इन स्टेट्स में कुछ इश्यूज आ सकते हैं, लेकिन अभी तो मिड सीजन चल रहा है, अभी तक बारिश का सीजन खत्म नहीं हुआ है। तो आगे जाके देखना पड़ेगा कि बारिश का जो स्प्रेड है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट इंडिया में होता है या नहीं। तो अब बात करते हैं हम खारिफ के फसलों की। अब खारिफ फसलों की बुआई आप देखो तो वो काफ़ी मजबूत चल रही है। हमारे पास 19 जुलाई तक का डेटा है, और 19 जुलाई तक खारिफ फसलों की बुआई ऑलमोस्ट 3.5% से बढ़ी है ईयर ऑन ईयर, और इसका एक रीज़न तो बारिश हो सकता है। अब विद इन खारिफ आप देखो तो पल्सेस और ऑयल सीड्स, इन दोनों का जो एकरेज है, एकरेज यानी कि कितना लैंड एरिया इन दोनों क्रॉप्स को सो करने में, बोने में यूज होता है, उसको बोलते हैं एकरेज। तो एकरेज पल्सेस का आप देखो तो ऑलमोस्ट 20% से बड़ा है ईयर ऑन ईयर, और ऑयल सीड्स का एकरेज ऑलमोस्ट हाई सिंगल डिजिट से बड़ा है ईयर ऑन ईयर। अब विद इन पल्सेस भी आप देखो तो अरहर दाल यानी कि तुअर दाल, उसका एकरेज ऑलमोस्ट 70% से बड़ा है कंपेयर टू लास्ट ईयर। और इसका एक मेजर रीज़न तो ये है कि लास्ट ईयर जो है प्रोडक्शन अरहर दाल का कम हुआ था, इन जनरल पल्सेस का भी प्रोडक्शन कम हुआ था। तो इस साल पल्सेस के भाव काफ़ी बढ़ गए हैं क्योंकि मार्केट में सप्लाई कम था। अरहर दाल का आप देखो तो करंट मार्केट प्राइस लास्ट ईयर के मार्केट प्राइस से ऑलमोस्ट 15% ज़्यादा है, और मिनिमम सपोर्ट प्राइस MSP से ऑलमोस्ट 33% ज़्यादा है। तो नेचुरली अगर प्राइस हाई होगा तो फार्मर्स को रिटर्न ज़्यादा मिलेंगे, इस एक्सपेक्टेशन से फार्मर ने इसको ज़्यादा सो किया है पल्सेस को। तो पल्सेस का जो एकरेज है वो काफ़ी बड़ा है। तो इस हफ्ते के लिए इतना ही। अगले हफ्ते हम बात करेंगे इस हफ्ते जो RBI की पॉलिसी मीट है उसके बारे में, और कुछ और इंपॉर्टेंट मैक्रो इकोनॉमिक हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स को लेके। थैंक यू।